नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, जिसमें कि हम सीरियन फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और अभी तक हम लगभग 10 से 11 फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए जितने भी फीचर्स हैं बचे हुए सबको कंप्लीट कर देंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े हैं। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर जो हमने देखा वो था लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, रिटन और अनरिटन, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। इसी के साथ साथ वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। फिर सेकेंड फीचर हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो प्रोविज़न्स हैं ये डिफरेंट वेरियस सोर्सेज से डिराइव किए गए हैं। फिर हमने देखा कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही देखने को मिलती है। जो आर्टिकल 368 है जिसमें कि अमेंडमेंट प्रोसीजर्स बताए गए हैं, वहाँ पे दोनों ही तरह के हमें प्रोसीजर देखने को मिलते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। वहीं हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो किस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन कभी कभी एक एबनॉर्मल सिचुएशन में ये जो स्ट्रक्चर है ये यूनिटरी भी हो जाता है। फिर हमने देखा कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को की बात करता है, और मेनली ये कहाँ से लिया गया है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम है वहाँ से लिया गया है। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के साथ साथ जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों का ही सिंथेसिस देखने को मिलता है। ये अक्सर कंट्रोवर्शियल होते हैं, दोनों ही आपस में एक दूसरे के बीच में इनका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ दोनों का ही सिंथेसिस है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमने देखा इंटीग्रेटेड होने का मतलब ये है कि किस तरीके से एक टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर है हमारी जुडिशरी का, जिसमें टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जितने भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये किस तरीके से सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज को इन्फोर्स करते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जिसमें कि हमने जाना कि फिक्स टेन्योर ऑफ जजेस, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से चार्जेस होते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस जो होती है वो बैन होती है, उस पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता कोर्ट पार्लियामेंट में। फिर हमने देखा किस तरीके से जो जजेस हैं उनके प्रैक्टिस पे बैन है, आफ्टर रिटायरमेंट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे हमने देखा किस तरीके से हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। फिर हमने देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने डीपीएसपी के बारे में चर्चा की कि डीपीएसपी क्यों आया, क्या है डीपीएसपी, सारी चीज़ें। और फिर हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये लगभग 10 फीचर्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, वो है सेक्युलर स्टेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट कहा गया है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, खासकर जैसे कि आप देखिए जो अरब कंट्रीज़ हैं इसमें मोस्टली कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनका अपना एक रिलीजन है, स्टेट का अपना रिलीजन है। लेकिन वहीं आप देखें इंडिया का, तो इंडिया के केस में इंडिया की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो डिफरेंट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। वेस्टर्न में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सेक्युलर हैं, लेकिन वेस्टर्न का जो सेक्युलरिज्म है और जो इंडियन सेक्युलरिज्म है दोनों में डिफरेंस है। समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं अगर हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की, तो वहाँ पे जनरली एक नेगेटिव कंसेप्ट होता है सेक्युलरिज्म का। नेगेटिव कंसेप्ट मतलब नो। नो मीन्स कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो बिल्कुल ही सेपरेट है। ठीक है, कोई किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता है, यानी कि वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। ना ही स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करता है और ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करता है। दोनों अपने अपने अफेयर्स खुद हैंड देखते हैं और इंटरफ्रेंस बिल्कुल भी नहीं होता। कंप्लीट सेपरेशन हमें देखने को मिलता है।
वहीं हम बात करें इंडियन सेक्युलरिज्म की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टी रिलीजन सोसाइटी है, ठीक है। और मल्टी रिलीजन सोसाइटी होने की वजह से यहाँ पे हम क्या नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर सकते। यहाँ पे ये संभव ही नहीं है कि स्टेट रिलीजन से बिल्कुल ही अलग हो जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टेट जो है वो रिलीजन को कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है हमारे यहाँ पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, जिसमें कि यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या करता है, गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स एंड प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजियंस इक्वली। यहाँ पे हम रिलीजन से बिल्कुल अलग नहीं हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं और उनके प्रोटेक्शन की भी बात हम करते हैं कि स्टेट जो है वो रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें, जैसे कि अभी रिसेंट में क्या है कि गवर्नमेंट ने एक जो ट्रिपल तलाक है उसको बैन किया है। तो ट्रिपल तलाक क्या है, ये एक रिलीजियस मैटर है, लेकिन क्योंकि ये जो एक बैड प्रैक्टिस है रिलीजन में, इसलिए सरकार ने इंटरफेयर किया और क्या किया, इसको बैन कर दिया। तो ये एग्ज़ाम्पल है दिखाने का किस तरीके से हमारे यहाँ जो स्टेट है वो बिल्कुल अलग नहीं है रिलीजन से। हमारे यहाँ स्टेट जो है वो रिलीजन के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन इनका बना रहता है, ठीक है, लेकिन पूरी इंडिपेंडेंस भी मिलती है रिलीजन को। जैसे तो इस तरीके से हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक पॉजिटिव सेक्युलर कंसेप्ट चलता है, जहाँ पे स्टेट जो है वो रिलीजन के को इक्वली रिस्पेक्ट देता है, जितने भी रिलीजन हैं उनको, ठीक है। अब हम ये भी समझे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एक ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, आपको शायद पता होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट हमने देखा था वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी उस वक्त। फिर 1919 में जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उस वक्त भी हमने देखा किस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दिया गया सिक्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, है ना। तो ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो चला आ रहा था सिस्टम, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश कर दिया गया। अब हमारे में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर कैरेक्टर्स की झलक देखने को मिलती है। हमारा जो इंडियन स्टेट है वो कैसे सेक्युलर है, इसकी झलक हमें कई प्रोविजंस में देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहली बात हम करें तो सेक्युलर वर्ड खुद यूज़ हो रखा है हमारे प्रियम्बल में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 में, जिसमें कि सेक्युलर वर्ड को जोड़ दिया गया प्रियम्बल में हमारे। तो ये तो एक सबसे बड़ा सबूत है कि किस तरीके से जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है। उसके बाद प्रियम्बल में ये बात भी लिखी है कि प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो बिलीफ एंड फेथ वर्शिप क्या है, एक पार्ट है रिलीजन का। तो ये भी शो करता है कि किस तरीके से जो इंडिया है वो सभी सिटीजन्स को लिबर्टी देता है उनके बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। देन आर्टिकल 14। अब यहाँ पे हम जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे देखिए सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमने देखा ना आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जितने भी हैं सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 14 जैसे कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे बात होती है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ का मतलब ये है कि यहाँ पे आप किसी भी पर्सन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, इनके आधार पे आप डिफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल 15 ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे भी यही कह रखा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप इक्वालिटी करेंगे, यहाँ पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो सेक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल 25 जो कहता है कि ऑल पर्सनस आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। यहाँ पे क्लियरली बात क्या रखी है कि ऑल द पर्सन आर इंटाइटल्ड, मतलब सभी को अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करे, प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे, उसको पूरा राइट है। ये आर्टिकल 25 में क्लियरली कह रखा है। वहीं आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शिल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। स्टेट का कोई रोल नहीं है, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद ही मैनेज कर सकते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 27
नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाता है कि स्टेट, हमारे यहाँ जो स्टेट है उस कैसे रिलीजन से अलग भी है और उनके साथ जुड़ा हुआ भी है। अब यहाँ पे एग्जांपल है सेपरेशन का, ठीक है। हमारे यहाँ एक तरीके से बैलेंस देखने को मिलता है, हमारे यहाँ कम्प्लीटली सेपरेट भी नहीं है और ज़्यादा इंटरफ्रेंस भी हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से स्टेट खुद को रिलीजन से अलग करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 29, एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स शेल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। अब रिलीजन जो है, रिलीजन डिफरेंट होने की वजह से हमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, तो ये भी इनडायरेक्टली एग्जांपल है। आर्टिकल 30, ऑल माइनॉरिटी शेल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, तो ये भी एक एग्जांपल है। इसी तरीके से आर्टिकल 44, अब आर्टिकल 44 जो है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, ये DPSP है। इसमें क्या रखा है, द स्टेट शेल इंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि अभी न्यूज़ में भी रहा है रिसेंट में, जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग करे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, DPSP में मेंशन है कि स्टेट जो है, स्टेट शेल इंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, क्या रखा है कि स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेगा सभी सिटीजन्स के लिए। तो ये तो चीज़ देखिए, सेक्युलर होने का एक है कि भाई कैसे हमारा स्टेट जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन सिंपल सा है कि अगर कोई भी पर्सन जिसने 18 ईयर ऑफ एज अटेंड कर ली है, ही हैज़ द राइट और शी हैज़ द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। अगर 18 साल का है तो वोट दे सकता है, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, रेस कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, सेक्स कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान हो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस वक्त बन रही थी और जब इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त लगभग हमारे यहाँ 1/3 पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। और वो भी वोटिंग राइट्स किस आधार पे दिए गए थे, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है ना, वो कितने एजुकेटेड हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए थे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, लिटरेसी, सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, एनी पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ही हैज़ और शी हैज़ द राइट टू वोट। मतलब क्लियरली ये बात कह दी गई है। वहीं क्या है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एज 21 थी, वो तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 में, जिसमें जो वोटिंग एज है उसको घटा दिया गया। 21 था, उसको क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। अब देखिए, सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ है, ये भी हमने देखा भी था कि किस तरीके से ये एक एग्जांपल है, यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फेडरेशन कहीं भी नहीं लिखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। और इसी के साथ साथ क्या है कि हमारे यहाँ ड्यूअल पॉलिटी भी देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। तो क्या सिटीजनशिप भी दो तरह की होती है, इसका जवाब है नहीं। हमारे यहाँ सिटीजनशिप सिर्फ एक ही होती है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। आप किसी भी स्टेट में आपका बर्थ हो, चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप यूपी को हो, चाहे आप हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, कहीं के भी हों, सिटीजनशिप आपकी जो है वो इंडियन कहलाएगी। यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ पे तो डुअल सिटीजनशिप है। अगर कोई व्यक्ति यूएसए का सिटीजन है तो उसके साथ साथ वो वहाँ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजन होगा जिससे वो बिलोंग करता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फीचर, वो है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं। जैसे कि सबसे पहला इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसका मेन काम क्या है, इलेक्शन करवाना। पार्लियामेंट के हो गए, है ना, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, या स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो, ये इलेक्शन कमीशन कराता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ही कराता है। तो इन सब का इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया गया।
वही हम बात करें नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये एक तरीके से किस लिए बनाए गए हैं, ये जो हमारे सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं ना, उनको ऑडिट करने के लिए बनाए गए हैं। और एक तरीके से इनको जो पब्लिक पर्स है उनका गार्जियन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी सरकार के अकाउंट्स होते हैं ना, उसका ये ऑडिट कर सकते हैं। इनके पास पूरा राइट्स होता है। किसी तरह का भी अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो ये उस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो एक इस तरीके से क्या है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको शॉर्ट में CAG भी कहते हैं, कैग। नेक्स्ट है UPSC, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तो आप सभी को पता ही होगा, आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कौन कंडक्ट करा रहा है, UPSC। अब ये UPSC क्या है, ये कॉलोनियल पीरियड से है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी UPSC का जिक्र है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इनका मेन एग्ज़ाम क्या होता है, इनका मेन एग्ज़ाम होता है जो भी हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, जैसे IAS IPS है ना, IFS, इस टाइप के सर्विसेज, उसमें रिक्रूटमेंट करना, ये मेन काम होता है। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेट लेवल पे जो भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनको देखती है, ठीक है। तो इसका भी जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन है। और वहीं हम बात करें कि ये जो बॉडीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, इस तो इनकी इंडिपेंडेंस के लिए क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो ये है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगी, इसमें भी जो भी इनके चेयरमैन होंगे या जो भी इसके सदस्य होंगे वो फिक्स्ड सर्विस होगी। एक्सपेंस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगा। तो इस तरीके से क्या है, इनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है इमरजेंसी प्रोविज़न्स। अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविज़न्स की, तो हमारा जो पार्ट 18 है, पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड हैं। और वहीं बात करें कि इसका मेन सोर्स क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 जो है वहाँ से लिए गए हैं। अब ये इमरजेंसी प्रोविज़न्स लाने की ज़रूरत क्या थी। देखिए, इमरजेंसी प्रोविज़न्स लाने के लिए के पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारी जो कंट्री है ना, इसकी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इन सब को सेफ करने के लिए इमरजेंसी प्रोविज़न्स है। इन केस ऑफ एनी एक्सटर्नल एग्रेशन, मान लीजिए कोई देश हमला कर दे, तो उस केस में क्या है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होनी चाहिए जिससे कि वो उस सिचुएशन से निपट सके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के इमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं वो लाए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के इमरजेंसीज की बात की गई है। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी, आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 352 है, इसमें बात की गई है। हालांकि इमरजेंसी प्रोविजंस का एक अलग से चैप्टर है जिसमें कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम शॉर्ट में जानेंगे कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, और उसमें नेशनल इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन केस में ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। नेक्स्ट है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी दो तरीके की होती है। एक आर्टिकल 356 में जो मेंशन है, इसमें क्या रखा है आर्टिकल 356 में कि स्टेट इमरजेंसी तभी लगेगी जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाए। इस बिहाफ पे आर्टिकल 356 का यूज़ करके स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। सेकेंड जो तरीका है स्टेट इमरजेंसी का, वो है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में क्या रखा है कि अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को मानने में विफल हो जाए, फेल हो जाए, सेंटर के डायरेक्शंस को कॉम्प्लाई करने में फेल हो जाए, तो उसको भी एक तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलर मानेंगे और हम स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन है। और इसमें क्या रखा है कि अगर किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को किसी तरह का थ्रेट हो, उस बिहाफ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि इमरजेंसी के दौरान क्या होता है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो यूनिटरी बन जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी कैसे बन जाता है कि सेंटर्स को सारी पावर हो जाती हैं। मोस्टली बिल से रिलेटेड हो गया, ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें किसके पास आ जाते हैं, सेंटर के पास आ जाते हैं। यानी कि स्टेट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है। तो इस तरीके से हमारा जो ये फीचर है ना फेडरल स्ट्रक्चर, वो बन जाता है यूनिटरी। और इसीलिए ये जो है एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट।
हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर गवर्नमेंट की बात की गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की ही बात थी, ड्यूअल पॉलिटी थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा थर्ड टायर जो है गवर्नमेंट का वो ऐड किया गया। ठीक है, अब थर्ड टायर यानी कि क्या था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड टायर मतलब लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस कैसे, गांव में तो पंचायत होती है और शहरों में, अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटीज़ होती है। तो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, इसमें पंचायत को रिकॉग्निशन दिया गया। और इसमें क्या था, इसमें पार्ट 9 जो है वो ऐड किया गया और 11th शेड्यूल ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 73rd अमेंडमेंट। उसके बाद 74th अमेंडमेंट उसी साल आया 1992 में, और इसमें म्यूनसिपैलिटी को रिकॉग्निशन दिया गया। इसके द्वारा पार्ट 9A और शेड्यूल 12 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3 टायर गवर्नमेंट है ना, ये हमें और कहीं वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती है। बाकी जगह आप जाएंगे USA वगैरह में तो आपको वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ही देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 3 टायर है। एक्चुअल में क्या है कि इससे पहले DPSP में ये चीज़ मेंशन थी जो लोकल गवर्नेंस है, लेकिन फिर बाद में इसको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको मेन पार्ट बना दिया गया। ठीक है, DPSP की जगह भी है, पूरा एक पार्ट है, पार्ट 9 एंड 9A। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बारे में भी बात की गई है। तो सबसे पहले तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पता होनी चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब ऐसे वॉलेंटरी एसोसिएशंस होते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिल के और एक वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर के लिए आपस में ही एक मतलब काम करते हैं। मतलब मान लीजिए कि 3-5-6 लोग आपस में मिल गए और उन्होंने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, या 5-6 लोग मिल गए, वो कोई वेलफेयर काम कर रहे हैं और जो भी फ़ायदा है वो आपस में मिल के मतलब शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे वॉलेंटरली एसोसिएशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, और आपस में ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो हमारे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 2011 में आया था, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। और इसमें क्या रखी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो जब ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो इससे मेनली 3 चेंजेस हमें देखने को मिले। सबसे पहला तो ये हमें देखने को मिला कि जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये एक फंडामेंटल राइट बन गया और उसको आर्टिकल 19 के अंदर डाल दिया गया। अब हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 के भी कई सब पार्ट्स हैं, तो उनमें इसको डाल दिया गया और इसको बना दिया गया फंडामेंटल राइट। इसके अलावा DPSP में भी एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 43B, और इसमें कहा गया कि स्टेट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें की गई। इसके अलावा इसने क्या किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 9B जो है वो ऐड कर दिया। और इसमें जो ये पार्ट 9B है इसमें क्या इंटाइटल्ड है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और आर्टिकल 243ZH से लेकर के आर्टिकल 243ZT तक ये सारे आर्टिकल्स जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक हमने टोटल 17 सेलिएंट फीचर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिस्कस कर लिए, और इसी के साथ जितने भी फीचर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन क्रिटिसिज्म है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ इसका एक पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्रिटिसिज्म। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा। पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।